हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज का टाइम ऐसा है कि किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्शन लाइन में, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में एफिशिएंसी की बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है। अब पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी हमने बनाया, कुछ भी मार्केट में हमने बेच दिया। और जो एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न है, नौकरियों का पैटर्न है, बेरोज़गारी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट को उसे भी टैकल करना है। तो उसी सिलसिले में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन एक की शुरुआत हुई है। हालांकि है तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट, मतलब कई साल पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी पिछले एक साल में इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। तो और ये काफ़ी मतलब भरपूर तरीके से सामने आया है और इसमें गवर्नमेंट बहुत काम भी कर रही है। तो जैसे आज का टाइम है, जैसे जैसे आज की रिक्वायरमेंट है, खाने पीने को लेकर फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, फूड सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, उन सब को ध्यान में रख के आने वाले मतलब कल के लिए, आने वाले भारत के लिए किस तरीके से हम लाइव स्टॉक रिसोर्सेज को, अपनी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को रिवाइव कर सकते हैं, उसका ख्याल रखते हुए इस मतलब प्रोजेक्ट को, इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन को भारत सरकार ने इसकी पहल की है, मतलब दोबारा से इसे रिवाइव किया है। तो इसमें वीडियो में हम पूरी जानकारी इसकी हासिल करेंगे कि किस तरीके से इसमें काम की शुरुआत कर सकते हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में। और मैं आपको बता दूं कि जो नए मतलब हमारे जो यूथ है, जो नौजवान युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सिर्फ मतलब कागज़ पे लिखी हुई स्कीम नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत इसमें प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से मतलब इम्प्लीमेंट होंगे, वो बात की बात है। लेकिन शुरुआत करने के लिए उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, उन्हें बैंक से लोन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं वो भी हम देखेंगे। तो एनएलएम में, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में कैसे काम की शुरुआत करें ये जानेंगे। इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ सब्सिडी कितनी और कैसे मिलेगी ये हम जानेंगे। और गोट फार्मिंग इसमें सबसे बेहतर विकल्प क्यों है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। गोट फार्मिंग पे पहले बहुत वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहा हूँ। ये जो प्रोडक्शन का तरीका है, जो गोट फार्मिंग का तरीका है इंडिया में, या जो लोग करते हैं अक्सर, उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं हूँ। लेकिन इस नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत जो इन्होंने प्रोजेक्ट रखा है, जो इसका एक एम्बिशियस, इसकी एक मतलब इसको दूरदर्शिता के साथ जो गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो काफ़ी मतलब एम्बिशियस है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो छोटे पशुपालकों के लिए भारत सरकार की ये सबसे बड़ी योजना, इसे हम कह सकते हैं। तो है क्या एनएलएम, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसका कंसेप्ट क्या है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इम्प्लीमेंटिंग स्कीम है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में से चल रही है। मतलब 2014 से ही ये है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। देखिए दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट, जो रोज़गार है या बेरोज़गारी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। मतलब ये सबके लिए आज के टाइम में एक इशू बना हुआ है। इसकी वजह कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं, जाहिर सी बात है। और इसकी एक वजह ये भी है कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप पूरी दुनिया में मतलब काफ़ी तेज़ी से सामने आया है। बेरोज़गारी सिर्फ इंडिया में मसला नहीं है, पूरी दुनिया में मसला है इस टाइम। तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो हमें देखना है। हमें इसके लिए नहीं रोते रहना है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है। हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से उसे अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे समझ सकते हैं, और आने वाले समय में उसे किस तरीके से अपने बेनिफिट के लिए बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें हेल्प मिल रही है। वो किस में मिल रही है? नेशनल लाइव स्टॉक स्कीम, जिसे रिवाइज़ किया गया और रीअलाइन किया गया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। मतलब इसी साल इसे दोबारा से लाया गया, मतलब बेरोज़गारी को देखते हुए, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को प्रोवाइड कराने का इसमें निर्णय लिया गया। तो आपके लिए
ये जानना ज़रूरी है कि जो मतलब एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो एक नेशनल इशू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देखती है, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को साथ मिलके ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके एम्स क्या हैं? सबसे पहला एम है इसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये आपको सबको पता है कि एम्प्लॉयमेंट की हमारे देश में भारी कमी है इस समय। तो अगर हम यूथ को, अपने पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं, एक अच्छा मतलब रिस्पेक्टफुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये सबसे हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट की। दूसरा क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि लोग आएँ किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में आएँ, किसी भी चीज़ में आ सकते हैं वो, और आकर अपने इनोवेशन से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी सुधारें, उसका सप्लाई चेन को ठीक करें। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक पढ़ा लिखा नौजवान ही करता है। हालांकि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आइडिया तो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना जिससे सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी प्रोडक्शन की बढ़े। और तीसरी चीज़ है एनिमल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। देखिए हमारे यहाँ जो पशु हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है। हमारे यहाँ मान लीजिए 4 गाय हैं, वो कुल मिला के हमें 30 लीटर दूध देती हैं। अगर हम यूरोप की बात करेंगे, वहाँ पे अकेली गाय 40 लीटर दूध दे रही होगी। वो 4 गायों का मैनेजमेंट, उनका रख रखाव, उसके ऊपर भी खर्चा होता है। उनसे निकलने वाली मीथेन गैस एनवायरनमेंट के लिए बर्डन है, और उनको फिर बीमारियां भी तरह तरह की होंगी। वहाँ एक ही गाय को मैनेज करना होगा, 40 लीटर दूध मिलेगा। यहाँ हम 4 गाय को मैनेज करके 30 लीटर हासिल कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी पर एनिमल की हमारे यहाँ कम है। उसके कई सारे रीज़न है। एक तो है जेनेटिक्स, और दूसरा है न्यूट्रिशन, और तीसरा है यहाँ पर बीमारियाँ और मतलब नॉलेज का ना होना। लोग अवेयर नहीं हैं, उन्हें नहीं पता है कि किस तरीके से एनिमल को हैंडल करना है, या उसे पालना है, या उसका दाना चारा हमें बनाना है। तो अल्टीमेटली क्या है हमारा एम? गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना। तो ये हमारा पहला इसका कंसेप्ट हमने जानने की यहाँ पर कोशिश की। दोस्तों फिर मैं एक बात आपको याद दिला दूँ, मॉडर्न डेयरी प्रैक्टिसेस जो हम कोर्स ऑनलाइन करते हैं, जो जूम और व्हाट्सएप बेस्ड हमारा कोर्स चलता है, उसके सेकंड बैच 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। ये व्हाट्सएप नंबर लिखा है यहाँ पे 8840424819। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। 75 से ज़्यादा टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे। प्रोजेक्ट मेकिंग से लेके डेयरी, कोस्टल एरियाज़ में डेयरी फार्मिंग कैसे करें, क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, फर्टिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सप्लीमेंट फीडिंग कैसे करें, मिनरल मिक्सचर है, बाईपास फैट है, प्रोटीन फीडिंग है या बाईपास प्रोटीन फीडिंग है, ब्रीडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ की ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके साथ साथ हाउसिंग, अगर नए कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो हाउसिंग के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन, पूरा का पूरा एनिमल न्यूट्रिशन, जो रूमिनेंट न्यूट्रिशन है, जो प्रैक्टिकल उसके एस्पेक्ट्स हैं वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे। फीड फार्मूलेशन के बारे में बताया जाएगा, फीड फार्मूले दिए भी जाएंगे, और ये भी बताया जाएगा कि फीड फार्मूला किस तरीके से हम अपने एनिमल्स के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा डिज़ीज़ और ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाएगा आपको कि कौन कौन सी दवाइयाँ किस किस बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, और किन बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं, और फर्स्ट एड उसका किस तरीके से किया जा सकता है। कॉजेज़ और प्रिवेंशन ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है, मतलब इनफर्टिलिटी कहना चाहिए। इनफर्टिलिटी के बारे में पूरा का पूरा एक दिन हम इसमें मतलब देते हैं, बताते हैं। मेस्टाइटिस कंट्रोल के बारे में पूरा एक अलग हमारा टॉपिक रहता है। एनिमल को ट्रांसपोर्ट कैसे करें, बहुत सारे एनिमल ट्रांसपोर्ट के दौरान बीमार पड़ जाते हैं, फिर कभी वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ पाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कैसे करें कि एनिमल बीमार ना पड़े। इसके अलावा मिल्क फैट डिप्रेशन, एसएनएफ डिप्रेशन, उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ट्रांजिशन काऊ की फीडिंग किस तरीके से होती है, उनका मैनेजमेंट कैसे होता है। हीफर का डेवलपमेंट, काविंग प्रोसीजर, काविंग के दौरान या काफ जब पैदा हो जाता है उसके बाद जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, निमोनिया, दस्तों की प्रॉब्लम, हीफर को बड़ा करना, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो ये जो है आपको यहाँ पर इसका कोर्स भी है, डिस्क्रिप्शन में सारा इसका कोर्स दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक गोट डिज़ीज़ हेल्थ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें गोट डिज़ीज़ और उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। वो 15 दिसंबर से शुरू होगा, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो
ये गोट डिजीज़ का सिलेबस है, ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो गोट हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स हम शुरू करेंगे, इसे भी आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी दिया गया है और इसका सिलेबस भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एनएलएम का कंसेप्ट क्या है? बेसिकली जब प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब किसी भी चीज़ का हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपने यहाँ, तो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी हमारी बढ़ेगी। देखिए, अनाज के मामले में हम मतलब समृद्ध देश हैं, हमारे पास कमी नहीं है। चावल हो, भले ही गेहूँ हो या कुछ भी हो, देखिए इतना हमारे पास है कि हमारी गवर्नमेंट उसे 2-3 रुपए किलो लोगों को देती है, ज़रूरतमंद लोगों को देती है, और देना भी चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। तो फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ कमी नहीं है। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उन्हें सिर्फ अनाज से तो काम नहीं चलेगा। दूध, दही, मक्खन, पनीर, अंडे, मीट, ये सब भी चाहिए। तो उसके लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की शुरुआत की गई। तो पहले हम क्या करें, अपनी फूड सिक्योरिटी पूरी करें, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को पूरी करें। उसके बाद एक्सपोर्ट का मार्केट दुनिया भर में खुला हुआ है। किसी भी दुनिया के अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की जनता का पेट भर सके, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। दुनिया का 1/5 पॉपुलेशन भारत के अंदर है। तो अब सोचिए कि भारत का पेट कौन भर पाएगा? जो भारत के लोग हैं वो ही उसका पेट भर पाएंगे। तो इस वजह से हमें इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि कल को हमारे यहाँ इंपोर्ट होने लगेगा और हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा। तो हमें फ़िक्र है, गवर्नमेंट को फ़िक्र है एक्सपोर्ट की, ताकि थोड़ा रेवेन्यू अर्न किया जा सके। तो एनएलएम की जो स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए है, जिससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को क्रिएट किया जा सके। अब फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज का क्या मतलब है, ये पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब ये है कि बीच में से मीडिएटर्स वगैरह को निकाला जाए, वो खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाए और मार्केट के अंदर लाकर उसे बेचे। मतलब एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जैसा दूध में या कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव मिल्क में हुआ था। तो ऑर्गेनाइज करने की क्या ज़रूरत है मार्केट को? अभी अगर देखा जाए तो हमारा जो मतलब स्मॉल रूमिनेंट है, क्योंकि ये जो स्कीम है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इसके अंदर गाय नहीं है। वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन में अलग आती है गाय, या जो डेयरी फार्मिंग है वो अलग होती है। तो जो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक आती है स्मॉल रूमिनेंट्स, मतलब शीप एंड गोट, दूसरी पोल्ट्री, तीसरी पिगरी, चौथा आता है इसमें फॉडर डेवलपमेंट, और पांचवा आता है इसमें लाइव स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज, और एक और है इसमें लाइव स्टॉक इंश्योरेंस। तो ये 4-5-6 चीज़ें इसमें मेनली आती हैं। तो ऑर्गेनाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? अगर देखा जाए तो एक अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है वो सिर्फ स्मॉल रूमिनेंट्स में है। दूध हमारा बहुत ऑर्गेनाइज है, मतलब उसकी कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो दूध को लेती हैं और सारे में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसी तरीके से पोल्ट्री भी बहुत ऑर्गेनाइज है, डेली मंडी मतलब खुलती है, मंडी के रेट्स आते हैं अंडे के और पोल्ट्री के भी। अगर अनऑर्गेनाइज है तो वो स्मॉल रूमिनेंट्स का मार्केट है, वो शीप एंड गोट है। शीप भी इतना नहीं है हमारे यहाँ, गोट मतलब पूरे इंडिया में बहुत उससे खाया जाता है, लेकिन गोट बहुत अनऑर्गेनाइज है। तो ऑर्गेनाइज क्यों करना है उसे? एक तो ट्रेसेबिलिटी। हमारे यहाँ क्या हुआ है, जब से कोविड आया है ना, तो गवर्नमेंट की पूरी दुनिया में, मतलब हमारी इंडिया की गवर्नमेंट और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट जो हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो इस बात से लेके चिंतित रहते हैं कि जो वायरसेस हैं, जो डिजीज़ हैं, वो एनिमल से इंसानों के अंदर आ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या मतलब प्रोसेसिंग या किस टाइप से एनिमल्स को पाला जा रहा है, क्या प्रैक्टिसेस वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ताकि एक ट्रेस किया जा सके। अगर कोई बीमारी मान लीजिए कहीं से आ भी जाती है खुदा न खास्ता, तो उसे ट्रेस किया जा सके। और ट्रेसेबिलिटी से कई सारे फ़ायदे होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका जो सीधा सीधा जो लेना देना है वो एजुकेशन से लेना देना है, मतलब एजुकेट करना फार्मर को और उसे नए मतलब पद्धतियों पे लेके आना। तो इससे क्या होगा, इनकम्स ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जब मार्केट ऑर्गेनाइज होंगे तो ऑर्गेनाइज मार्केट में क्या होते हैं, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और बैंक्स का सारा लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ और स्कीम्स बनाती हैं, उनसे टैक्स लेती हैं, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है। तो कई सारा मतलब इसमें फ़ायदे होते हैं। क्लाइमेट चेंज आज एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्लाइमेट चेंज इससे रिलेटेड है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी, हमारे यहाँ फीड फॉडर की काफ़ी कमी है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा और राइजिंग इशू है। मतलब फूड सिक्योरिटी को अगर कंसीडर किया जाए
तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पहले पेज पे यही बात लिखी है कि इस समय सबसे जो चिंता का विषय है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और एनिमल्स के अंदर एंटीबायोटिक का बहुत ही भयानक यूज़ हो रहा है और जिससे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस क्या करता है, कैसे क्रिएट होता है और कितना घातक हो सकता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये भी इसका एक पॉइंट है, मतलब जो NLM है ना, ये भी आता है इसके अंदर। तो क्लाइमेट चेंज, एमर्जिंग डिजीज़, जो नए मतलब बीमारियां आ रही हैं, उन्हें कंटेन करना, उनके ऊपर स्टडी करना, उन्हें रोकना। फीड फॉडर की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब हमारे यहाँ बकरी है मान लीजिए, वो यहाँ पर खाती है 5 किलो और गेन करती है 1 किलो। अगर हम उसकी ब्रीडिंग करा के उसे इम्प्रूव कर लेते हैं, वो 3 किलो खा के 1 किलो गेन करेगी। तो एफिशिएंट, क्योंकि फीड फॉडर की हमारे यहाँ बहुत कमी है। टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इजी हो जाएगा जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, बैंक्स के थ्रू काम होंगे, उन्हें बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सेमिनार होंगे और एक्सटेंशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी। तो उसके ज़रिए टेक्नोलॉजी जो नई आएगी उसे मतलब इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। और क्या है, एनवायरनमेंट के ऊपर बर्डन उसकी वजह से रिड्यूस होंगे। एनवायरनमेंट के ऊपर बर्डन क्या है कि आज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की जो गोट्स हैं वो मतलब 10% से ज़्यादा उसमें मोर्टलिटी हो जाती है एवरेज। तो वो जो 10% एनिमल मर रहे हैं, तो उन्होंने रिसोर्स तो यूटिलाइज़ की है ना एनवायरनमेंट की, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर एक बर्डन है। अगर कुछ भी चीज़ नुकसान होती है, तो आज का टाइम ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट करें। ये इसका एक कंसेप्ट रहा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसके ज़रिए से? पोल्ट्री फार्मिंग कराएंगे, स्मॉल रूमिनेंट्स, शीप एंड गोट्स वगैरह, उसको उसकी ब्रीडिंग सेंटर्स बनाएंगे, उसके सीमेन बैंक्स बनाएंगे, और पूरी की पूरी सप्लाई चेन उसकी खड़ी की जाएगी ताकि शीप एंड गोट की फार्मिंग को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा फीड एंड फॉडर रिसोर्सेज, फीड का तो इतना नहीं है लेकिन फॉडर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना, जो चारा है उसको इम्प्रूव करना, मतलब जो इस टाइम गैप है उसे कम करना। और इसके अलावा इसमें पिगरी या स्वाइन का भी प्रोडक्शन है, मतलब एक पार्ट उसका भी है। तो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, ब्रीड इम्प्रूवमेंट इसका एक पॉइंट है इसके जो ऑब्जेक्टिव में है। इसके साथ साथ क्या है कि इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन ऑफ मीट, एग, गोट मिल्क, वूल एंड फॉडर। तो मीट को का प्रोडक्शन बढ़ाना, अंडों का और गोट मिल्क का, ऊन का और चारे का। इसके साथ साथ फीड और फॉडर रिसोर्सेज को बढ़ावा देना। वो कैसे बढ़ावा देंगे? जो क्वालिटी सीड्स हैं, जो हाइब्रिड सीड्स होंगे जिनकी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उन वाले सीड्स को बढ़ावा देना, उनकी एक सप्लाई चेन करनी ताकि वो आसानी से फार्मर्स तक अवेलेबल हो जाएं। इसके अलावा फॉडर प्रोसेसिंग यूनिट्स। फॉडर प्रोसेसिंग यूनिट्स का मतलब है जैसे सूखी घास है उसे बना के बेचना, साइलेज को बनाना, उसे बेचना, उसके लिए पूरा का पूरा सेटअप लगाना। कैटल फीड है तो इसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी। इसके अलावा फॉडर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। और रिस्क मैनेजमेंट थ्रू इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस को बढ़ावा देना, जो लाइव स्टॉक में अक्सर देखा जाता है। लेकिन आम जो वैसे फार्मर होते हैं जो स्मॉल रूमिनेंट को रखते हैं, जैसे गडरी वगैरह हैं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अप्लाइड रिसर्च, जो अप्लाइड चीज़ें हैं, मतलब जो फील्ड में काम आने वाले पॉइंट्स हैं उनके ऊपर रिसर्च करना, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, क्वालिटी एक्सटेंशन सर्विसेज से। मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब है बार बार लोगों की ट्रेनिंग कराना, जो इसमें इन्वॉल्व हैं लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, कोई वेटनरी डॉक्टर्स हैं या लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, AI वर्कर्स हैं, उनकी बार बार ट्रेनिंग कराना ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा स्किल बेस्ड ट्रेनिंग थ्रू डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़, मतलब लोगों को AI सिखाना, गोट में कैसे AI होगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसे किस तरीके से रखा जा सकता है, पोल्ट्री ब्रीडिंग कैसे होगी, पोल्ट्री में AI कैसे होगी। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है अगर देखा जाए,
बहुत टाइम से हमारे यहाँ, बल्कि बहुत टाइम से क्या, आज़ादी के बाद से ही एग्रीकल्चर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी ध्यान दिया है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जिसने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया हो। लेकिन हमेशा कहाँ मात खाता है इंसान, हम मात खाते हैं हमारी ट्रेनिंग पे। हमें पता नहीं रहता है कि हमें करना क्या होता है। इवन मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर हूँ। जब मैं वेटनरी करके निकला था, मुझे कुछ नहीं पता था कि एनिमल रेयरिंग क्या होती है, एनिमल रेयरिंग किस तरीके से की जाती है, पोल्ट्री फार्म कैसे होते हैं। धीरे धीरे हमने किताबों से उसे वो किया, क्योंकि हमारे यहाँ किताबें भी ऐसी नहीं हैं अभी भी, मतलब ऐसी नहीं है जो इंडियन पर्सपेक्टिव में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हो। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन किताबों के ज़रिए से उस थ्योरी को अपने इंडियन पर्सपेक्टिव में उसे कोरिलेट करना होता है, तब हमारा कुछ एक्सपीरियंस बनता है। तो हमें ये चीज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। हमारे यहाँ जितना फोकस रहा है हमेशा से, वो गाय के ऊपर रहा है, डेयरी फार्मिंग के ऊपर रहा है। जितने वेटनेरियंस निकल के आते हैं वो या तो डॉग कैट की ट्रेनिंग करते हैं, मतलब उसके अंदर महारत हासिल करते हैं, या फिर वो कैटल के अंदर करते हैं। पोल्ट्री का हमारे यहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो वो ट्रेनिंग पोल्ट्री है और स्मॉल रूमिनेंट्स है। बकरी या भेड़ छोटी गाय नहीं है, उनका हम इस तरीके से इलाज नहीं कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग हमें ज़रूरी है। नॉलेज इज़ पावर, है ना। तो वो कैसे हो सकती है, उसका गोल क्या है, मतलब। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटर, टीचिंग, कि लोगों को वो स्किल सिखाए जाएं कि उन्हें नुकसान ना हो। वो पैसा अपना लगाने वाले हैं, मतलब उसमें। तो ट्रेनिंग के बिना कभी भी आपको कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे तो आप ज़रूर। तो या तो आप अपना पैसा लगा के सीखेंगे, आप बकरी लेके आएंगे, आपके यहाँ वो बकरी आके मर जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो बेटर ये है कि पहले वो ट्रेनिंग में वो चीज़ आप सीख लें, तब उसे मतलब फॉलो करें। तो ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस यहाँ पर हमेशा दीजिए किसी भी चीज़ में। तो नॉलेज इज़ पावर। तो तीन चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो मिशन का जो डिज़ाइन है। सबसे पहला है ब्रीड डेवलपमेंट। ब्रीड चाहे पोल्ट्री की हो या मतलब शीप गोट की हो, कोई भी ब्रीड हो, उसका डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। ये कैसे होगा ये अभी मतलब नहीं, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसमें इतना नहीं दिया गया है। बस ये है कि ब्रीड डेवलपमेंट करना है, उसके क्या टारगेट्स हैं, कितनी करनी है, किस पे मतलब इंसेंटिव मिलेंगे, ये कुछ नहीं पता है। फीड फॉडर डेवलपमेंट, फीड एंड फॉडर का डेवलपमेंट करना है। इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, ये ऐसी चीज़ें यहाँ उसमें मिशन डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो सब मिशन ऑन ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री। तो जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है उसके अंदर ये तीन पार्ट हैं बेसिकली। ब्रीड डेवलपमेंट है जो यहाँ पर है, इसके अंदर जो फोकस है वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑन ब्रीड इम्प्रूवमेंट, कि ब्रीड किस तरीके से इम्प्रूव की जाए। कौन सी ब्रीड्स, पोल्ट्री की, शीप की, गोट की और पिगरी की। बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिवाइजेशन टू इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल भी ब्रीड इम्प्रूव कर सकता है। मैं अगर चाहूँ अपना फार्म लगाऊँ और एक ब्रीड लेके आऊँ और उसका इम्प्रूवमेंट करने लगूँ। टारगेट मुझे खुद डिसाइड करने पड़ेंगे और मुझे ब्रीडिंग आनी चाहिए, मुझे जेनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, पॉपुलेशन जेनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एफपीओज़ हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एफसीओज़ हैं, जीएलजीज़ हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज़ हैं, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया ब्रीड डेवलपमेंट। दूसरा हो गया फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट। तो इसमें मतलब जो स्ट्रेंथनिंग फोकस किया गया है वो किया गया है फॉडर सीड चेन, मतलब जो फॉडर के सीड होंगे उनकी चेन को एस्टेब्लिश करना और उसे बनाना। उसके साथ साथ फॉडर के जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे हे बनाना या बेलिंग करना, साइलेज मेकिंग यूनिट्स, इन्हें इनका इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इन यूनिट्स को लगवाना, ठीक है। तो उसमें सब्सिडी दी गई है, दी जाएगी। तो ये हो गया फीडर फॉडर, क्योंकि एनिमल की ब्रीड इम्प्रूव कर ली, उसे ठीक से खाने पीने को दिया नहीं, तो वो क्या वेट गेन करेगा, ये क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ सकती। तो ये बहुत ही मतलब वंडरफुल एक कॉम्बिनेशन है इस पूरे प्रोजेक्ट में। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, मतलब इस पर मेहनत की गई है इस प्रोजेक्ट को बनाने में। कुछ कमियां तो रह जाती हैं लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा बना है। तो इंसेंटिवाइज द इंस्टीट्यूट्स कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट
रिलेटेड, मतलब एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। अगर मैं लैब में कोई रिसर्च कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली फ़ायदेमंद है हमारे फील्ड में, तो कैसे उसे मैं आप तक पहुँचाऊँगा। हमारा अली वेटनरी विजडम का यही काम है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक नॉलेज है, उसे हम अपने फार्मर्स तक बहुत ही ईजी और आसान लैंग्वेज में पहुँचाएँ, ताकि वो उसे अपने फार्म में इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। मतलब जो हमारा एनिमल है, लाइव स्टॉक है, पोल्ट्री है, एक तो मोर्टलिटी नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये है कि उसमें जो उसकी कैपेसिटी है, जेनेटिक कैपेसिटी है, उस तक वो मतलब परफॉर्म करना चाहिए। यही मतलब यूज़ होता है नॉलेज का। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च को वो करना, वो हम आगे देखेंगे। तो पूरी की पूरी जो ये स्कीम है, ये ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट की जाएगी 2021-2022 से। मतलब जो साल चल रहा है, ये चला गया है फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल ये इम्प्लीमेंट हो गई थी। तो एनएलएम में इसका खाका क्या है, मतलब कौन क्या बात तय करेगा, कौन ये तय करेगा कि फ़लाँ आदमी को सब्सिडी देनी है और फ़लाँ को नहीं देनी है, ये स्कीम चलनी कैसे है, इसका बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले एम्पावर्ड कमेटी बनती है। ये बहुत ही हाई लेवल के लोग, हाई लेवल के जो गवर्नमेंट के अफसर हैं वो इसमें हैं। तो इनका काम क्या है, वो कौन अफसर हैं, क्या उनकी रैंकिंग है, ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये ज़रूरी है कि उनका काम क्या है। सबसे पहला है कि ओवरऑल मॉनिटरिंग करनी है कि जो ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। अप्रूवल ऑफ स्कीम गाइडलाइन, स्कीम की जो गाइडलाइन बनी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो उसका संविधान बना, उसको अप्रूव करना कि ये चीज़ स्कीम में रखनी है, ये चीज़ नहीं रखनी है। पॉलिसी डायरेक्शन क्या रहेगा, अभी हमारा पॉलिसी डायरेक्शन है कि गोट की ब्रीड को इम्प्रूव करना। आगे हो सकता है ये चेंज हो जाए, हम शीप के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे। हालांकि शीप भी है, लेकिन गोट की ब्रीड को इम्प्रूव करना है, पोल्ट्री की ब्रीड को इम्प्रूव करना है। आगे जाने के बाद ये लगने लगे कि डक्स में भी आना चाहिए, टर्की को भी करना चाहिए, गिनी फाउल बटेर को भी करना चाहिए। तो ये हो गई पॉलिसी, ये लोग बताते हैं एम्पावर्ड कमेटी। तो एम्पावर्ड कमेटी बताएगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कि नेसेसरी चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं। तो इनके पास पावर है अपडेट करने की कॉस्ट नॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब इसमें ज़्यादा पैसा जाए, इसमें कम जाए। ठीक है, तो ये काम है एम्पावर्ड कमेटी का। इसके बाद आती है पीएसी, मतलब प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी। ये क्या करती है, ये रिकमेंड करती है ग्रांट्स। देखिए एनएलएम को समझ लीजिए, आपने कोई काम किया, कोई काम का मन बनाया कि आपको मान लीजिए पोल्ट्री ब्रीडिंग यूनिट लगानी है। अब आपने देखा कि भाई इसमें 30 लाख रुपए लगेंगे, तो आपको, आपके पास दो ऑप्शन है 30 लाख रुपए में से। आप अपना पैसा लगाएं उसमें अपनी जेब से, ठीक है। दूसरा, आप वहाँ से लोन ले लें। तो अगर लोन लेते हैं आप, तब भी गवर्नमेंट आपको 50% जो है वो वापस कर देगी एज ए सब्सिडी। ठीक है, अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तब भी गवर्नमेंट आपको 50% गवर्नमेंट हेल्प करेगी। अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट बनेगा, 15 लाख या तो लोन के ज़रिए आए या आपकी पर्सनल कमाई हो, और 15 लाख गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट में लगाएगी, कैपिटल कॉस्ट में लगाएगी। तो वो कैपिटल कॉस्ट आप तक कैसे पहुंचेगी, इसके बारे में ये जो यहाँ पर बताया गया है पीएसी है, ये रिकमेंड करती है कि जो ग्रांट्स आ रही हैं गवर्नमेंट से उन्हें रिलीज़ किया जाए। और यही मॉनिटर करती है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। और ये भी सजेस्ट करती है एम्पावर कमेटी को कि भाई चेंज की ज़रूरत है, जो गाइडलाइंस आपने दी हैं वो ठीक नहीं हैं, उन्हें आप चेंज कीजिए। तो इसका फंक्शन ये होता है, ये स्टेट लेवल की मतलब इसमें लोग रहते हैं। फिर आती है स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी, SLEC कहते हैं इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका राब्ता पड़ेगा। ये क्या करते हैं, ये प्रपोजल्स को इनवाइट करते हैं। मतलब ये कहते हैं आपसे कि भाई हमारे पास प्रपोज़ल लेके आइए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कोई इनका फॉर्म वगैरह या कुछ होता है, उसके ज़रिए वो एक चैनल है, उसके ज़रिए आप एक प्रपोज़ल लेके आइए। बेनिफिशरीज़ का मतलब आप लोग, फार्मर्स लोग, या कोई भी यूथ जो एंटरप्रेन्योर हो, उनसे कहते हैं आप प्रपोज़ल लेके आइए। वो उस प्रपोज़ल को ये कमेटी SLEC उसे एग्ज़ामिन करती है और कंफर्म करती है कि जिस स्टेट में, मान लीजिए आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश को गवर्नमेंट ने एक वो सैंक्शन किया होगा कि भाई मध्य प्रदेश को इतना
हमें पैसा देना है। मान लो 100 करोड़ रुपए आए मध्य प्रदेश के हिस्से में सब्सिडी के, तो अब मध्य प्रदेश की जो SLEC वो बताएगी कि 100 करोड़ रुपए में से 2 करोड़ रुपए बचे हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर वो ख़त्म हो गए पैसे सब्सिडी वाले तो वो लोग मना आपको कर देंगे। तो वो ये बताते हैं कि स्टेट का शेयर और कितना रहेगा, मतलब उनके पास कितना पैसा है, और दूसरा ये है कि मतलब उनके पास पैसा है या नहीं है, और बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उसमें। मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी। तो इसके बाद आता है मेंटरिंग ग्रुप। मेंटरिंग ग्रुप का मतलब है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सलाह देते हैं, मेंटरिंग करते हैं, है ना। एक मार्गदर्शक, मार्गदर्शक किन्हें कहते हैं। तो इसमें जो मिनिस्टर होते हैं हमारे एनिमल हस्बेंड्री के, वो आते हैं स्टेट के, और कुछ प्राइवेट सेक्टर से जो एक्सपर्ट होते हैं लाइव स्टॉक के, वो होते हैं, और लाइव स्टॉक फार्मर होते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में काफ़ी टाइम से होते हैं। तो ये मेंटरिंग ग्रुप है। इसका कोई ख़ास मतलब रोल नहीं है, बस ये है कि ये लोग हैं और हेल्प करते हैं मतलब लोगों की। फिर आता है एक्सपर्ट ग्रुप। एक्सपर्ट ग्रुप क्या है? इसका जो चेयरमैन होते हैं वो एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं। इनका काम ये होता है कि प्रोजेक्ट को अप्रेज करना, जो रिलेवेंट स्टेट्स के वो हैं उन्हें प्रोजेक्ट को अप्रेज करना अंडर द रिसर्च एंड इनोवेशन कंपोनेंट्स ऑफ NLM। NLM के अंदर एक पार्ट क्या है, वो रिसर्च और इनोवेशन का है। मतलब कि उन लोगों का काम है कि नई नई चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना, नई नई इनोवेशन लेके आना, जिससे फार्मिंग को और इजी बनाया जा सके। ठीक है, तो ये रिसर्च इनोवेशन वाले प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन करते हैं, और जो ये काम कर रहे हैं, चाहे NGOs हैं, इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग एक्सपर्ट ग्रुप को अपने प्रोजेक्ट्स देते हैं। वो देखते हैं कि ये काम के हैं या नहीं है, फिर उन्हें ग्रांट दी जाती है, मतलब रिसर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है। तो ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। तो दोस्तों, स्कीम बनने के बाद नंबर आता है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का। तो वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? ये जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ये स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ज़रिए से होता है, जो कि स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी आप जैसे लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलिजिबल एंटिटीज़ हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, उनके नाम्स को, उनके नामों को इनवाइट करती है। मतलब वो ये कहती हैं कि भाई आप अपना एप्लीकेशन हमारे पास लेके आइए थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये इनका एक प्रॉपर वर्डिंग है इस एप्लीकेशन देने की। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए आप उन्हें जाके एप्लीकेशन देते हैं। वो ये देखते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, आपकी स्क्रूटनी करते हैं आपके प्रोजेक्ट की कि कहाँ पे आप लगाएंगे, कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितना आपके पास टेक्निकल बैकअप है, कोई ट्रेनिंग की है या नहीं की है। ये सारी चीज़ें ये देखते हैं कि कहीं प्रोजेक्ट फेल तो नहीं होगा, गवर्नमेंट आपको पैसा दे देगी, कहीं आप लेके इसे भाग तो नहीं जाएंगे, या कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखती है, और ये रिकमेंड करती है एप्लीकेशंस को, मतलब बैंक्स को बताती हैं कि इन्हें आप फाइनेंशियली हेल्प कीजिए। तो ये लोन वगैरह कराने में हेल्प करते हैं। एक बार प्रोजेक्ट की फंडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप कंपोनेंट जो उसके रहते हैं, वो लोन के लिए मतलब तैयार हो जाती है। जब लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट बैंक कह देते हैं कि हाँ इन्हें हम लोन दे देंगे, तब ये स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो भेजते हैं इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, जिसमें जो कि मतलब NLM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत आता है। जब ये प्रपोज़ल मतलब NLM के अंदर जो होता है, ये एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, मतलब आपका प्रोजेक्ट। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको सब्सिडी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का जो बेसिकली फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉनिटरिंग के लिए। जो प्रोजेक्ट स्टेट में चल रहे हैं NLM के ज़रिए, उनकी मॉनिटरिंग करते हैं कि ये ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, और छः महीने पे ये प्रोग्रेस को बताते रहते हैं। मतलब जो इनके ऊपर अथॉरिटीज़ होती हैं, जो SLEC है या PAC जो अभी बताई थी आपको, इन्हें ये बताते रहते हैं कि इसकी प्रोग्रेस कैसी है, ये ठीक चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंटरप्रेन्योर्स के लिए?
जो जिन्हें ये बेनिफिट मिलेगा, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए जो काम वो करने वाले हैं। मान लीजिए आप पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले हैं, तो पोल्ट्री फार्मिंग की एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। या आपके साथ कोई ट्रेंड एक्सपर्ट्स होने चाहिए आपकी टीम में, जो आप काम करने वाले हैं, आपकी जो टीम है उसमें कोई ट्रेंड एक्सपर्ट हो उस काम का जो आप करने वाले हैं। या आपके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो उस फील्ड का, मतलब आप कई सालों से गोट फार्मिंग कर रहे हैं, तो तब वो आपको इसके लिए एलिजिबल मानेंगे। या फिर आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट हों, मतलब जो एडवाइज़र्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उन्हें आप अपनी टीम में रख सकते हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, वरना कोई किसी नौसिखिए को क्यों मतलब उसके ऊपर पैसा लगाएगा, तो वो तो डूब ही जाएगा ना। और किसी को बिना ट्रेनिंग लिए यहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका अपना पैसा भी इन्वॉल्व होगा और वो बैंक को गारंटी, मतलब जब बैंक से लोन लेगा तो वो कुछ गारंटी भी वहाँ पे रखेगा अपनी, तो उसका अपना भी इन्वॉल्व रहेगा अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी रही है तो इसके बाद और क्या वो होता है कि हैव गॉट दी सैंक्शन लोन फॉर प्रोजेक्ट। तो एनएलएम में सब्सिडी के लिए सबसे पहली तो ये चीज़ है कि आप ट्रेंड हो या आपके साथ कोई एक्सपर्ट हो या कोई कंसल्टेंट हो जो आपको गाइड करे। दूसरा यह है कि बैंक आपको लोन सैंक्शन कर चुका हो या आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसमें लगाएं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। तीसरा, आपके पास लैंड होनी चाहिए या कोई लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए जिस लैंड पे आप काम करेंगे। और इसके अलावा जो रिलेवेंट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर वगैरह अगर उसमें चाहिए होंगे तो उनकी ज़रूरत होती है। तो इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो MIS एक सिस्टम है, उसके थ्रू ऑनलाइन की जाती है। तो ये मॉनिटरिंग है स्कीम की, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री करता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के ज़रिए, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि हैंड होल्ड द बेनिफिशियरी टू फैसिलिटेट देम टू सबमिट द प्रपोजल। ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी है, ये पूरी की मतलब बहुत हेल्प करती है, एक तरीके से आपका हाथ पकड़ के पूरा आपका काम कराने में हेल्प करती है। ये कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी है स्कीम में, क्योंकि सारा का सारा अब जो भी कुछ हो गया है ये अब ऑनलाइन हो गया है ना। और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इन सब के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब इनके भाई भतीजावाद अब बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट अप्रूवल कैसे होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर एलिजिबल मतलब लोग रहते हैं ये सबमिट करते हैं एप्लीकेशन NLM पोर्टल के ज़रिए स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को। तो NLM का पोर्टल है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का पोर्टल है, उसके ऊपर स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को ये अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है उसे स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी स्क्रूटनाइज करती है, देखती है कि इन्हें देना चाहिए प्रोजेक्ट या नहीं है। उसके बाद वो रिकमेंड करती है लोन के लिए, जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे NCDC है, उनको रिकमेंड करती है कि इन्हें आप लोन दे दीजिए। उस रिकमेंडेशन के बाद जो बैंक है, बैंक भी उसे कंसीडर करता है, या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उन्हें आपको लोन देंगे। जब आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन मिल जाता है कि आपको लोन मिल जाएगा, तब इसे स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी SIA इसे SLEC के पास भेजती है और उनसे कहती है कि हमें ये एप्लीकेशन मिल गई है, ठीक है, आप अब इसमें अपना निर्णय बताइए। फिर SLEC अप्रूव करती है SIA को और मार्क करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को थ्रू पोर्टल ऑफ DADH और कहती है कि इन्हें आप लोन सैंक्शन कर दीजिए, मतलब अलॉन्ग विद द अपलोडिंग ऑफ द सैंक्शन फॉर द लोन। फिर DHAD डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री अप्रूव करता है प्रोजेक्ट को थ्रू प्रोजेक्ट अप्रूवल कमेटी, जो PAC बताई थी शुरू में, इसी के बाद जो बताया था।
तो पीएसी फिर करती है वहाँ से फ़ंड सब्सिडी का आपके लिए रिलीज़ होके आपके बैंक अकाउंट में, उसी बैंक अकाउंट में जिसमें से लोन दिया जा रहा है उसके अकाउंट में, आपके अकाउंट में वो सब्सिडी आ जाती है। तो बहुत वैसा प्रोसीजर नहीं है, बहुत क्लीन ट्रांसपेरेंट चीज़ है। अगर आप इसे मतलब सबसे पहले ना आप एम्बिशियस होने चाहिए, आपके अंदर मतलब एक काम करने की लगन होनी चाहिए। बाकी पैसा मिलना मतलब काम के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर कट चीज़ होनी चाहिए कहाँ कहाँ आप फंस सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ सकती है। इंडिया में जितने भी मतलब जो प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, हमारे यहाँ जेनेटिक्स की कमी नहीं है पोल्ट्री में, लेकिन पोल्ट्री में भी लोगों को नुकसान होता है। किस वजह से? या तो फीड ठीक नहीं है, या तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या फिर दवाइयाँ। 80% जो प्रोजेक्ट फेल होते हैं वो बीमारियों की वजह से होते हैं। ठीक है, अगर आप उनके बारे में नहीं बिना जाने आएंगे तो आपका प्रोजेक्ट फिर। तो फंडिंग का फ़्लो कैसे रहता है स्कीम के लिए? सेंट्रली स्पॉन्सर कंपोनेंट रहते हैं, ये तो स्टेट के लिए जो आता है, मतलब वहाँ से जो फंडिंग आएगी फंड, तो ये तो उसका है, ये हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। फिर फंड फ्लो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये जो फंडिंग होती है, जितनी भी सब्सिडी आपको मिलेगी ये चैनलाइज होगी सिडबी करके एक बैंक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट का बैंक है। जो भी कुछ फंड आएंगे सब्सिडी के वो सिडबी के ज़रिए ही आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो फंड फ्लो का मैकेनिज़्म क्या है? सब्सिडी जो है गवर्नमेंट वो सिडबी को देती है, और सिडबी आपके लेंडिंग जो शेड्यूल बैंक होगा जहाँ से आपको लोन मिलेगा, सब्सिडी उसके खाते में चली जाएगी। मान लीजिए आपको काम करना था 30 लाख रुपए से आपका काम शुरू होना था, तो आपको 30 लाख रुपया बैंक ने दिया, इंस्टॉलमेंट्स में दिया। ठीक है, तो जिस मान लीजिए उसने आपको 7.5 लाख रुपए दिए, तो गवर्नमेंट ने बैंक को आधी सब्सिडी दे दी। ठीक है, वो आपको अकाउंट में नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, वो बैंक के पास चली जाएगी। उसने तो, बैंक ने तो आपको दे दिया पूरा का पूरा अमाउंट। तो आपको जो चुकाना होगा वो जितना बैंक आपको देगा उसका आधा चुकाना होगा, मतलब लोन आधे पे आपको वो रिबेट मिल जाएगी, मतलब सब्सिडी मिल जाएगी। तो वो सब्सिडी जो आती है वो सिडबी जो होगा वो लैंडिंग शेड्यूल बैंक को दे देगा, या जो जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया होगा। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही बैंक आपको लोन देगा, पहली किस्त देगा लोन की, मान लीजिए उसे 10 लाख रुपए आपको देने हैं, तो इधर आपका बैंक आपको 10 लाख रुपए देगा, उधर सिडबी आपके बैंक को सब्सिडी दे देगा, जितनी भी सब्सिडी देनी होगी। अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद फाइनेंस कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस प्रोजेक्ट है आपका, तो पहली इंस्टॉलमेंट जो होगी, तो इसमें क्या होगा कि जो भी शेड्यूल बैंक है उसके अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए और पैसा होना चाहिए। अब शेड्यूल बैंक कौन से हैं? ये एसबीआई, पीएनबी, जो भी गवर्नमेंट बैंक हैं यही शेड्यूल बैंक मतलब होते हैं। तो शेड्यूल बैंक के अंदर आपका अकाउंट है, आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, तब भी आप सब्सिडी ले सकते हैं। उसमें वही प्रोसीजर होते हैं, मतलब वैसे ही करके आपको स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को देना पड़ेगा प्रोजेक्ट, फिर वो वहाँ पे एसएलईसी को भेजेगी, वो वहाँ से रिकमेंड करेंगे। मान लीजिए आपका वो मतलब अप्रूव हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप 25% अपने उसका खर्च कर देंगे, तब पहली इंस्टॉलमेंट सब्सिडी की आपके अकाउंट में आएगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब 25% खर्च कर चुके होंगे आप अपने प्रोजेक्ट पे, तब आपको पहला वो मिलेगा। उसके बाद दूसरा कब मिलेगा? जब आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका होगा, उसके बाद सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी उतनी ही मिलेगी, मतलब 50%। अगर आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख आपको सब्सिडी उसमें मिल जाएगी। तो बेनिफिशरीज़ जो हैं, मान लीजिए सेल्फ फाइनेंस हैं आप, और सेल्फ फाइनेंसिंग है, और आपको ज़्यादा सब्सिडी से ज़्यादा चाहिए गवर्नमेंट से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक को गारंटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, वो 3 साल के लिए गारंटी रहेगी, जब आप उसे चुका देंगे तो वो आपको गारंटी वापस मिल जाएगी। मतलब एक गारंटी के तौर पे बैंक कुछ रखता है ना, मतलब मॉर्गेज वगैरह। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट क्या है कि एप्लीकेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल टू बी डेवलप बाय द DADH, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, उनके जो वेबसाइट है उसके ऊपर एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है।
ये सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट अंडर सेंट्रल सेक्टर फॉर्डर सीड मल्टीप्लिकेशन, ये मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको लोन की बात है ये, मतलब इंडिविजुअल के लिए नहीं है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद ये है फोर्स मेजर। ये तो रहता ही है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन आ जाती है, कुछ वॉर है, स्ट्राइक है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे कोरोना वगैरह आ गया, या राइट्स क्राइम्स हो गए, तो डिपार्टमेंट उस सब्सिडी को कैंसिल भी कर सकता है या बढ़ा घटा सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद ये देखते हैं कि सबमिशंस जो हैं उनकी डिटेल गाइडलाइंस क्या हैं। ब्रीड डेवलपमेंट के लिए लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसका क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर फॉर ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज रूरल पोल्ट्री फार्मिंग सेक्टर है, उसे ऑर्गेनाइज करना, प्रमोशन करना एंटरप्रेन्योरशिप का इन दी फील्ड ऑफ रूरल पोल्ट्री इन सस्टेनेबल मैनर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना रूरल पोल्ट्री में, बैकयार्ड पोल्ट्री में। ब्रॉयलर लेयर वगैरह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे कलर बर्ड्स की बात हो रही है, जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं उनकी बात हो रही है, और मतलब कंट्री चिकन की बात हो रही है जो धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है, उनकी इम्प्रूव ब्रीड्स, उनके अंडे वगैरह की हैचरी लगाना, ठीक है, पेरेंट फार्म लगाना, ब्रूडर कम मदर यूनिट, हैचिंग एग्स करना, चिक्स ग्रो करना, तो उसके लिए आपको इसमें वो मिलेगा, मतलब प्रोजेक्ट ग्रांट मिलती है कि इसके लिए आप प्रोजेक्ट बनाएं, लोन लें, उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 50% तक सब्सिडी देगी। तो पेरेंट फार्म अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं रूरल हैचरी में, मदर यूनिट में, तो 1000 पेरेंट लेयर का आप इसमें लगा सकते हैं। इन ब्रीड्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? पोल्ट्री ब्रीडिंग के ऊपर मतलब आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। जैसे क्रॉयलर है, एफएफजी है, सोनाली वगैरह है, इनके पेरेंट आप इसमें रख सकते हैं। और इसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें बैंक से लोन मिलेगा या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलेगा। और जो बर्ड होगी इन दी पेरेंट फार्म विल बी ऑफ लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड। लो इनपुट टेक्नोलॉजी का बर्ड का मतलब है कंट्री चिकन्स, जो ब्रॉयलर वगैरह हैं, हाई ग्रोथ वाले ब्रॉयलर लेयर ब्रीडर, वो नहीं रखने हैं इसमें, ठीक है। फ्री रेंज मैनेजमेंट में जिन्हें आप पाल सकें उन्हें आप रखेंगे, और इसमें ये कैरी, सीपीडीओ और ये सब आपकी हेल्प करेंगे। इंडिविजुअल लोन के लिए इसमें अप्लाई कर सकता है, मतलब अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आप इसमें लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सेल्फ हेल्प ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या कंपनीज़ वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50% सब्सिडी मिलती है, कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी का मतलब है कि जो आप पैसा लगाएंगे, वर्किंग कैपिटल का नहीं है, फीड खरीद के लाना है उसके लिए गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी, वो तो रनिंग कॉस्ट हो गई है। आपको मुर्गी ख़रीदनी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, यूनिट लगानी है, हैचरी यूनिट लगानी है, उसके लिए जनरेटर ख़रीदना है, बैटरी ख़रीदनी है, उसके लिए पैसा मिलेगा। आपको अपने फार्म में गाड़ी से जाना है तो उस गाड़ी के लिए पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये वाली गवर्नमेंट है भी बहुत सख्त इस मामले में, अगर आप इसमें चीटिंग करते हैं तो इसके ऊपर पेनल्टी भी मतलब अच्छी खासी है। तो 25 लाख तक का इसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है, तो मतलब 50 लाख तक का मैक्सिमम प्रोजेक्ट आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन इतना पैसे की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर आप ठीक से काम करें तो आप 10-12 लाख में एक अच्छा ब्रीडिंग फार्म सेट कर लेंगे सब चीज़ें लगा के। तो सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी मिलती है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट जब लोन की आती है उसके बाद सब्सिडी आ जाती है अकाउंट में, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद मतलब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है दूसरी सब्सिडी तब आती है। सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स में यही होता है कि फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50% सब्सिडी जो मिलती है वो तब मिलती है जब आप 25% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लगा चुके होते हैं, और बाकी 50% तब आती है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें बेनिफिट लेने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में, वो चाहते हैं कि उन्हें उससे ज़्यादा मिले, मतलब उनका प्रोजेक्ट और बड़ा है तो उसके लिए उन्हें बैंक गारंटी रखनी पड़ेगी, और स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के ज़रिए ही इसे
इम्प्लीमेंट किया जाता है। मतलब वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। इसके बाद आता है ब्रीड डेवलपमेंट स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर में। फिर गोट और गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग का अगर आपको काम करना है तो इसमें भी यही है कि वो डेवलप एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट, और सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाना चाहती है शीप एंड गोट में। इंसेंटिवाइज करना चाहती है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को जो इसमें अच्छा काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मतलब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इसके अलावा स्मॉल रूमिनेंट सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज है, उसे ऑर्गेनाइज करना चाहती है गवर्नमेंट। और स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट साइंटिफिक रेयरिंग प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, ये बहुत अच्छी बात लिखी है स्मॉल रूमिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रमोशन ऑफ स्टॉल फीडिंग मॉडल, तो ये सब चीज़ें काफ़ी मतलब इसके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। फिर सेलिएंट फीचर वही है, इसमें जो ब्रीडिंग यूनिट है वो मिनिमम 500 बकरियां आपको उसमें रखनी है विद 25 मेल्स, और वो वाली रखनी है जिनकी हाई जेनेटिक मेरिट हो, है ना। और गोट मिल्क, मीट और वुल क्वालिटी के लिए आपको इसे रखना है। ब्रीड वो वाली रखी जाएगी जिसे मतलब जो लिस्ट में होगी गाइडलाइन, मतलब गवर्नमेंट जो बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट जो बताएगी आपको, उसकी जो लिस्ट में ब्रीड्स होंगी, ठीक है, उनकी गाइडलाइन में जो ब्रीड्स होंगी वही ब्रीड आपको इसमें रखनी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% बैक एंडेड सब्सिडी फॉर द कैपिटल कॉस्ट। जितना पैसा आपका इसमें लगेगा उसे बनाने में और बकरियां खरीद के लाने में, ठीक है, आपको बनाने में उसका खर्चा आया और आपको बकरियां खरीद के लाने में उसका खर्चा आया। जिस दिन तक मतलब बकरी आएगी आपके फार्म में, उस दिन तक जो भी खर्चा होगा वो कैपिटल कॉस्ट कहलाएगा। उसका आधा गवर्नमेंट देगी आपको। अगर आपने मान लीजिए उसमें 10 लाख रुपए खर्च किया तो उसमें 5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे देगी। लेकिन जब वो खाना शुरू करेगी, खाना अपनी जेब से खिलाना है आपको, उसके लिए कोई लोन नहीं है। तो रिमेनिंग अमाउंट फिर अच्छा सेल्फ फाइनेंसिंग में वही है, आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से होता है। 25% जब आप लगा देंगे तब आपको वो मिलेगा। 50% कैपिटल सब्सिडी अप टू 50 लाख इन 2 इंस्टॉलमेंट। मतलब इसका यह है कि 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, तो 50 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी में मिल सकते हैं। जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो तभी आती है जब पहले मतलब बैंक पहला लोन इंस्टॉलमेंट आपको रिलीज़ करेगा और सब्सिडी की पहली इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। जब दूसरा मतलब वो रिलीज़ करेगा लोन की इंस्टॉलमेंट, फिर दूसरी आ जाएगी। लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में पहली जो 50% आते हैं तब आते हैं जब आप 25% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लगा चुके होते हैं, बाकी की 50% प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद। और बेनिफिट अंडर द एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, तो इसमें भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी से फॉलोअप करती है लगभग 2 साल तक। इसके बाद ये है रीजनल सीमन प्रोडक्शन लेबोरेटरी, सीमन बैंक फॉर ये मतलब शीप एंड गोट, स्टेट सीमन बैंक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रोपोगेशन, ये सब जो है ना ये गवर्नमेंट के लिए हैं। ये कोई इंडिविजुअल इसे अप्लाई नहीं कर सकता है। स्टेट लाइफ स्टॉक एजेंसीज जो हैं वो अप्लाई कर सकती हैं ये बनाने के लिए। स्टेट सीमन बैंक है, ये इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। स्टेट लाइफ स्टॉक एजेंसी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट इसे स्टेप वो कर सकते हैं इसमें अप्लाई। ये एक बहुत अच्छा मतलब पॉइंट इसमें जोड़ा गया, इंपोर्ट ऑफ एक्जोटिक शीप एंड गोट जर्म प्लाज्म। बाहर से लाया जा सकता है, अब पता नहीं एनिमल्स को लाया जा सकता है या फिर उनके सीमेन को लाया जा सकता है। तो इसमें भी एलिजिबल जो हैं वो स्टेट लाइफ स्टॉक एजेंसीज़ हैं, स्टेट लाइफ स्टॉक बोर्ड और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। इसके बाद पिगरी में भी इसी तरीके से है, मतलब वही प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है और पैटर्न ऑफ असिस्टेंस बिल्कुल उसी तरीके से है। 50% कैपिटल सब्सिडी है, बैंक से लोन लेंगे, बैंक के लोन की किस्त आपके अकाउंट में आएगी, वहाँ से वो मतलब लोन आपके अकाउंट में आएगा, वहाँ से गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी अकाउंट में। इसके बाद आती है ये फॉडर वाला। अब ब्रीड डेवलपमेंट तो हो गया, दूसरा था फॉडर। फॉडर के लिए इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन चेन बनानी है, सीड प्रोडक्शन चेन।
इसके लिए जो मतलब एलिजिबिलिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब आईसीआर, नेफेड, क्रिप्को, इफ़को, इनको मिलती है। इंडिविजुअल्स को ये नहीं मिलती है, या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनियाँ हो जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो, उनको मिलेगा ये। हाँ, ये जो है फीड एंड फॉडर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़, इसमें आपके लिए अच्छा है काफ़ी। टीएमआर बनाना है, हे साइलेज बनाना है, इसके अंदर 50% तक कैपिटल सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप साइलेज का बिज़नेस करना चाहते हैं, हे का बिज़नेस करना चाहते हैं, बेल्स बनाना चाहते हैं, पैलेट्स बनाना चाहते हैं, टीएमआर की पैलेट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स इसमें बन सकते हैं और बहुत ही वाइबल और प्रॉमिसिंग, मतलब एनिमल को भी इससे बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा, वो आप इसमें बना सकते हैं। टोटल 50% टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की आपको 50 लाख तक की इसमें सब्सिडी मिलती है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तरीका वही है। पहली इंस्टॉलमेंट तब आती है जब मतलब सब्सिडी की पहली इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में तब आएगी जब बैंक आपको लोन रिलीज़ कर चुका होगा। तो बाकी तरीका वही है। एलिजिबल एंटिटी इसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आप जैसे लोग इसमें इम्प्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपको साइलेज बेलिंग की मशीन बिज़नेस करना है, हे बनाना है, पैलेट्स बनानी है, टीएमआर बनाना है, तो उसके लिए आप इसमें, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे इसके लिए प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब इसके बाद ये एक्सटेंशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज़ हैं, वो जो काम कर रही हैं एक्सटेंशन, मतलब आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हैं, वो आप लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं, उनके लिए इंसेंटिवाइजेशन है ये। इसमें भी जो है स्टार्टअप्स इसमें आ सकती हैं। मतलब कोई ऐप बना रहा है, वेबसाइट बना रहा है, कोई इस तरीके से अगर काम कर रहा है लोगों तक नॉलेज पहुंचाने के लिए, जैसे एली वेटनरी विजडम काम कर रहा है, तो उन्हें भी ये ग्रांट मिल सकती है। इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी भी जो बेनिफिशियरी हैं वो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये लाइव स्टॉक इंश्योरेंस है, इसमें इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक आते हैं, उन्हें मिलेगी ये ग्रांट। तो दोस्तों ये था, यहाँ तक हमने देखा कि किस तरीके से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है। गोट इसमें सबसे बढ़िया इस वजह से है क्योंकि गोट का मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। देखिए हमारे देश में ना भैंसों के ऊपर मीट का जो रेड मीट का बर्डन है वो भैंसों के ऊपर है। भैंसें धनाधन कट रही हैं और उनकी पॉपुलेशन भी dwindling है, जिसकी वजह से मतलब इतना अच्छा मार्केट है वो कि लोग दूध देती हुई भैंस को भी काट देते हैं। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग मतलब डाउन हो, तो इस वजह से गोट स्मॉल रूमिनेंट को मतलब प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा ये है कि ग्रेजिंग जो है उसके लिए लैंड्स इतने हमारे पास नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो स्टॉल फीडिंग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो मीट का बहुत अच्छा डिमांड है, अगर अच्छे से करते हैं, सीख समझ के करते हैं, तो आपको इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मेरी आपको बिल्कुल मतलब बहुत सलाह है ये कि आप जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है गोट के लिए, अगर आप एनएलएम में प्रोजेक्ट अप्लाई करने वाले हैं तो आप उस ट्रेनिंग सेशन को ज़रूर करें। उसका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। 15 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट करने का हमारा मतलब है, अगर इतने लोग आ जाते हैं तो हम उसे कर देंगे, अदरवाइज़ हम फिर उसे आगे पोस्टपोन कर देंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें और आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।